हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सभी का स्वागत है। चौथा चैप्टर अपन पिछली वीडियो तक पढ़ रहे थे। चौथे चैप्टर में हमने खरपतवार नियंत्रण के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यानी जब खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे उससे पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, इसके बारे में अपन ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज अपन क्या करेंगे बेटा, इस वीडियो के अंदर खरपतवार नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण यानी कल तो अपन ने पढ़ा था कि क्या नाम से खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे, उससे पहले कौन कौन सी बातों का ज्ञान होना जरूरी है। कि जैसे मैंने आपको बताया था फसल की प्रकृति के बारे में, खरपतवारों की प्रकृति के बारे में ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सी प्रकृति में उगाए जा रहे हैं, उनकी सुसुप्तावस्था का ज्ञान होना चाहिए, खरपतवारों की सहनशीलता के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उनकी चरण विधियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इन सभी के बारे में क्या होना चाहिए बेटा, ज्ञान होना चाहिए। आज पढ़ेंगे अपन खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण में अपन पहला पॉइंट पढ़ेंगे उन्नत विधियों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण। उन्नत विधियों के द्वारा, उन्नत विधियों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण। उन्नत विधियों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण यानी कौन सी विधियों के द्वारा बेटा, उन्नत विधियों के द्वारा क्या करेंगे अपन, खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उन्नत विधियों के आधार पे किसका नियंत्रण करेंगे बेटा, खरपतवारों का नियंत्रण। सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें जातीय उपयुक्तता। जातीय उपयुक्तता, अब जातीय उपयुक्तता होती क्या है कि हमें ऐसी फसलों की ऐसी जातियों का चुनाव करना चाहिए जो क्या नाम से फसल से क्या करती हो, फसल की तुलना में तेजी से वृद्धि करती हो। किसकी तुलना में बेटाओ, फसल की तुलना में तेजी से वृद्धि करती हो। जैसे मान लीजिए कोई नाम से, और वो जो अपन ने जाति का चुनाव किया, जिस फसल की जाति का चुनाव किया है वो वहाँ की क्या होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, वहाँ की मृदा के अनुकूल होनी चाहिए, वहाँ की जलवायु के अनुकूल होनी चाहिए, ताकि वो खरपतवारों से ज्यादा क्या कर सके, वृद्धि कर सके। अब यदि अपन फसल मान लीजिए तेजी से वृद्धि करते, खरपतवार क्या रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे और वो अपने आप क्या हो जाएंगे बेटा, नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हमें ऐसी फसलों की जातियां, ऐसी फसलों की जातियां उगानी चाहिए, जिनका अंकुरण एवं बढ़वार, खरपतवार की तुलना में अधिक होता हो। किसकी तुलना में, खरपतवार की तुलना में। यानी हमें ऐसी फसलों की जातियां उगानी चाहिए जिनका अंकुरण एवं बढ़वार खरपतवार की तुलना में क्या होता है बेटा, अधिक होता हो। क्या होता है बेटा, अधिक होता हो। चुनी हुई जाति यानी जिस फसल की जाति का अपन ने चुनाव किया है वो वहां की जलवायु और मृदा की क्या होनी चाहिए बेटा, अनुकूल होनी चाहिए। चुनी हुई जाति उस क्षेत्र की
उस क्षेत्र की जलवायु व मृदा के अनुकूल होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब जातीयता, यानी हमें ऐसी फसलों की जातियों का चुनाव करना चाहिए जिनका अंकुरण खरपतवारों की तुलना में जल्दी होता हो, बढ़वार अच्छी करते हो, ऐसी जाति का हमें चुनाव करना चाहिए। और जिस जाति का अपन ने चुनाव किया है उस जाति उस क्षेत्र की यानी वहाँ की जलवायु और मृदा से क्या होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, ताकि जल्दी बढ़वार करे और खरपतवार क्या रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे। नीचे रहने का खरपतवार अपने यहाँ क्या हो जाएंगे बेटा, नष्ट हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, बोने की समय एवं विधि। बोने की समय एवं विधि। उन्नत संस्कृतियों का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, बोने की समय एवं विधि। क्या पढ़ेंगे, बोने की समय एवं विधि। बोने का समय एवं विधि। अब यदि जो हमारी फसल होती है उनको यदि अपन सही समय पे बुआई करेंगे तो क्या होगा, तेजी से क्या करती है, बढ़वार करती है। तेजी से बढ़वार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है खरपतवार क्या रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे, फसल के अंदर दब जाएंगे और अपने आप क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें फसल की सही समय पे क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। सही समय पे बुआई करने से क्या होगा बेटा, खरपतवारों का क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। देखो फसलों को सही समय पर बोने पर फसलों को सही समय पर बोने से बढ़वार सर्वाधिक होती है या अच्छी होती है, बढ़वार सर्वाधिक होती है। यदि कहने का मतलब यदि अपन फसलों की सही समय पे बुआई करेंगे तो उनकी बढ़वार भी क्या होगी, अच्छी होती है, सर्वाधिक होती है। यदि फसल की देर से बुआई की जाती है, यदि फसल की देर से बुआई होती है, यदि फसल की देर से बुआई होती है यदि फसल की किससे देर से बुआई होती है, यानी कहने का मतलब यदि फसलों की देर से बुआई होती है तो उनकी बढ़वार भी कम होती है। क्या होती है बेटा, देर से बुआई होती है उनकी बढ़वार भी कम होती है। क्या होता है, उनकी बढ़वार भी क्या होती है बेटा, कम होती है और खरपतवार का प्रकोप भी बढ़ जाता है और खरपतवारों का प्रकोप बढ़ जाता है। ये हो गया बेटा बोने का समय एवं विधि। यानी उन्नत संस्कृतियों का दूसरा पॉइंट क्या है, बोने का समय एवं विधि। यानी कहने का मतलब अपन फसल की सही समय पे बुआई करते हैं तो बढ़वार अच्छी करेगी, बढ़वार अच्छी करेगी तो फसल क्या हो जाएगी, स्वतः नष्ट हो जाएंगे, अपने आप छोटे रह जाएंगे। यदि अपन ने फसल की सही समय पे बुआई की तो बढ़वार क्या होगी, कम होगी और जो खरपतवार क्या होगी, वो तेजी से पनप जाएगी। कहने का मतलब खरपतवार कंट्रोल नहीं होगी। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, फसल चक्र। कौन सा, फसल चक्र। तीसरा पॉइंट है फसल चक्र। तीसरा पॉइंट है
फसल चक्र। अब फसल चक्र खरपतवारों को कैसे कंट्रोल करने में सहायक होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो कुछ फसलें ऐसी होती हैं, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं कोई फसल विशेष के अंदर ही उगते हैं, यानी कुछ खरपतवार क्या होंगे जो कोई निश्चित फसल के अंदर ही उगते हैं। यदि अपन उस फसल को लगातार बोएंगे तो खरपतवार क्या होंगे ज्यादा, इसलिए हमें फसलों को क्या करना चाहिए, हेर फेर के बोना चाहिए, ताकि किसका कंट्रोल हो जाएगा बेटा, खरपतवारों का कंट्रोल हो जाएगा। आया तो समझ। यानी फसल चक्र का मतलब यही होता है कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो फसल विशेष के अंदर, कुछ फसल के अंदर ही उगते हैं, यानी कहने का मतलब किसी निश्चित फसल के अंदर उगते हैं। इसलिए यदि अपन उस फसल को लगातार खेत में बोएंगे तो क्या होगा, खरपतवार अधिक हो जाएंगे। इसलिए हमें खरपतवारों को इसलिए क्या करना चाहिए, हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। कहने की जगह उसकी जगह कौन सी फसल, कोई दूसरी फसल बोनी चाहिए। फसलों को हेर फेर कर बोना ही क्या कहलाता है बेटा, फसल चक्र कहलाता है। कुछ खरपतवार फसल विशेष में ही उगते हैं। कुछ खरपतवार फसल विशेष में क्या होते हैं, उगते हैं। यदि खेत में लगातार एक फसल को, यदि खेत में लगातार एक फसल को बोया जा रहा है, लगातार एक फसल को बोया जा रहा है, एक फसल को ही बोया जा रहा है, खरपतवारों की फैलने की संभावना, बोया जा रहा है, इससे खरपतवारों की फैलने की संभावना अधिक रहती है। ये हो गया। इसलिए हमें क्या बनाना चाहिए, इसलिए फसलों को हेर फेर कर बोना चाहिए। क्या करना चाहिए, फसलों को हेर फेर कर ही बोना चाहिए। यानी कहने का मतलब फसल चक्र कुछ खरपतवार फसल विशेष में उगते हैं। यदि खेत में लगातार एक फसल को बोया जा रहा है उसमें क्या होगा, खरपतवार होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो फसल होती है उसको क्या करना चाहिए, फसलों को हेर फेर कर बोना चाहिए। उसे क्या कहते हैं अपन, फसल चक्र भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे अंतराशस्त्र। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा अंतराशस्त्र। चौथा पॉइंट है अंतराशस्त्र। अब अंतराशस्त्र क्या होता है, यानी कहने का मतलब जिन फसलों की बुआई अपन कतारों में करते हैं, कहने का मतलब लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी जिन फसलों की अधिक होती है तो स्वाभाविक सी बात है उनके अंदर क्या उगेंगे, खरपतवार ज्यादा उगेंगे। और मान लीजिए जिस प्लांट से, मान लीजिए कोई भी फसल मान लो बेटा हुआ जिसके अंदर लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी क्या है, कम है, तो क्या होगा, खरपतवार क्या होंगे बेटा, अधिक होंगे। यानी कहने का मतलब जिस खरपतवार के अंदर लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कम होगी, यानी कहने का मान लीजिए आपकी जैसे ये फसल है, इस तरीके की कोई फसल है, इस तरीके से फसल है, यानी कहने का मतलब बीच में क्या हो रहा है बेटा, स्पेस बच रहा है। यानी लाइन से लाइन की दूरी में क्या बच रहा है, स्पेस बच रहा है। यदि स्पेस बचा रहेगा कहने का मतलब जगह खाली रहेगी, कहने का मतलब क्या होंगे, खरपतवार अधिक उगेंगे। और यदि कहने का मतलब अपन ने जैसे मूंगफली की बुआई की, अब
मूंगफली क्या करती है, पूरी फसल को क्या कर लेती है, वो पूरी मृदा को क्या कर लेती है, ढक लेती है। अब ढकने से क्या होगा, बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगा, तो उसमें क्या होंगे, खरपतवार नहीं उगते। कहने का मतलब अंतराशस्त्र भी किसको सहायक होता है बेटा, कहने का मतलब खरपतवार नियंत्रण में सहायक होता है। देखो बेटा इसके बारे में, जिन फसलों में कतार से कतार की दूरी, जिन फसलों में कतार से कतार की दूरी अधिक होती है, जिन फसलों में कतार से कतार की दूरी अधिक होती है, ऐसे खेतों में खरपतवार उगने की संभावना अधिक रहती है। यानी कहने का मतलब जिस फसल के अंदर कतार से कतार की दूरी अधिक है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके अंदर क्या उगेंगे बेटा, खरपतवार अधिक मात्रा में उग जाते हैं, खरपतवार अधिक उगते हैं। क्या हो गई, खरपतवार अधिक उगते। ऐसी परिस्थिति में कतारों के बीच तेजी से बढ़ने वाली एवं कम समय में तेजी से बढ़ने वाली एवं कम समय में तैयार होने वाली फसलों की बुआई कर देते हैं। तैयार होने वाली फसलों की बुआई कर देनी चाहिए। ये हो गया अंतराशस्त्र, यानी जिन फसलों में कतार से कतार की दूरी अधिक है, तो स्वाभाविक सी बात है उनमें खरपतवार अधिक होंगे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, इन दोनों कतारों के बीच में क्या करेंगे कि क्या नाम से कम समय में और अधिक बढ़वार करने वाली फसलें क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। जैसे मक्का एवं कपास के बीच किसकी बुआई कर देनी चाहिए, दलहनी फसलों की। जैसे उदाहरण लो बेटा, जैसे मक्का एवं कपास के बीच के कतारों के बीच दलहनी फसलों की बुआई कर देनी चाहिए। दलहनी फसलों की क्या कर देनी चाहिए, बुआई कर देनी चाहिए। दलहनी फसलों की बुआई कर देनी चाहिए। ये हो गया अंतराशस्त्र। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता स्वाभाविक सी बात है, नाम से पता चलता है मृदा उर्वरता। कहने का मतलब जिस मृदा की उर्वरता शक्ति अधिक होती है उसमें क्या होगा, खरपतवार अच्छी
वृद्धि करेंगे, और जिस मृदा की उर्वरता कम होती है उसमें खरपतवार क्या होते हैं, कम वृद्धि करते हैं। अब कैसे साबित होगा इनमें खरपतवार कैसे नष्ट होंगे, यानी कहने का मतलब मान लीजिए अपन ने क्या नाम से ये हमारा खेत है, इस खेत में अपन ने फसल की बुआई कर दी, जैसे मान लीजिए गेहूं की बुआई कर दी, किसकी बुआई कर दी बेटा, गेहूं की बुआई कर दी। अब गेहूं में भी क्या होता है, बहुत सारे खरपतवार होते हैं, जैसे बथुआ है, हिरणपुरी है, खरपतवा है, ये बहुत सारे खरपतवार होते हैं। अब क्या होगा कि मृदा की गुणवत्ता अच्छी है तो गेहूं भी क्या करेंगे बेटा, तेजी से वृद्धि करेंगे, और खरपतवार भी क्या करेंगे, तेजी से वृद्धि करेंगे। लेकिन अपन खरपतवारों को एक बार क्या करते हैं, रेगुलर करके क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन बाद में जब दोबारा खरपतवार होगी तब तक हमारी फसल क्या कर जाती है, काफी वृद्धि कर जाती है। इसी कारण मृदा की उर्वरता के कारण, और ये खरपतवार नहीं बनते और अपने आप क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मृदा उर्वरता के द्वारा भी खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। आगे बेटा समझ, यदि ये हमारा खेत है, इसकी उर्वरता अच्छी है, इसमें अपन ने गेहूं की बुआई, गेहूं के साथ खरपतवार बथुआ, हिरणपुरी, खरपतवा। अब ये क्या होगा, अपन जैसे थोड़ी सी फसल की वृद्धि करेंगे, खरपतवार भी तेजी से वृद्धि करेंगे, तो इनको क्या कर देंगे, और नष्ट कर देंगे। यदि एक बार नष्ट कर देंगे, दोबारा बढ़वार करेंगे ना, तब तक हमारी फसल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब उस जगह को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। यह सर्वविदित है खरपतवार यह सर्वविदित है कि, यानी कहने का मतलब यह सर्वविदित है कि पोषकयुक्त मृदा में, कि पोषकयुक्त मृदा में, पोषकयुक्त मृदा में खरपतवार एवं फसल तेजी से वृद्धि करती है। यह सर्वविदित है कि पोषकयुक्त मृदा में खरपतवारों की फसल क्या करते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं। यदि खरपतवारों को एक बार नष्ट कर दिया जाए, यानी कहने का मतलब यदि अपन खरपतवारों को एक बार नष्ट कर देंगे और जब खरपतवार दोबारा पनपेंगे तब तक हमारी फसल क्या कर जाती है, अच्छी वृद्धि कर जाती है। तो हमारी मृदा कर दिया जाए तो हमारी मृदा की उर्वरता शक्ति अधिक होने के कारण, उर्वरता शक्ति अधिक होने के कारण फसल तेजी से वृद्धि कर जाती है। फसल तेजी से वृद्धि कर जाती है और उगने वाले खरपतवार तेजी से वृद्धि कर जाती है और बाद में होने वाले खरपतवार दब जाते हैं। यदि बाद में होने वाले खरपतवार दब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, खरपतवारों का कंट्रोल हो जाएगा। आगे मतलब वाला पॉइंट नंबर, यानी यदि अपन स्टार्टिंग में तो क्या करते हैं, फसल की बुआई करेंगे तो सीधी सी बात है, खरपतवार भी तेजी से वृद्धि करेगा, फसल भी तेजी से वृद्धि करेगा, क्योंकि हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति क्या होती है, अच्छी होती है। लेकिन यदि खरपतवारों को एक बार अपन नष्ट कर देंगे तो क्या होगा,
हमारी मृदा की पूरा शक्ति होगा, फसल तेजी से वृद्धि कर जाएगी। जब बाद में उगने वाले खरपतवार क्या होते हैं, फसल के अंदर दब जाते हैं, कहने का मतलब वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये पढ़ लिया बेटा अपन ने 19 संस्कृतियों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण। सबसे पहले क्या पढ़ा, जातीय उपयुक्तता। जातीय उपयुक्तता में क्या किया कि हमें ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए, बस ऐसी फसलों की जातियों का चुनाव करना चाहिए जो क्या नाम से तेजी से वृद्धि करने वाली हो, जल्दी से अंकुरण होने वाली हो, और जिस क्षेत्र में अपन बो रहे हैं उस क्षेत्र की जलवायु और मृदा के क्या होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट पढ़ा पढ़ने बोलने की तिथि और समय। यदि अपन फसल की सही समय पे बुआई करेंगे तो फसल क्या होगा, तेजी से वृद्धि करेगी। तेजी से वृद्धि करेगी तो खरपतवार क्या रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे। खरपतवारों की वृद्धि होती है वो क्या होती है, कम होती है। फसल चक्र यदि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो फसल विशेष के अंदर उगते हैं, यानी किसी जाति फसल विशेष के अंदर ही उगते हैं। यदि अपन उस फसल को लगातार बोएंगे तो खरपतवार का प्रकोप बढ़ जाएगा। लेकिन अपन फसलों को क्या करेंगे, हेर फेर के कहने का मतलब फसल चक्र बनाएंगे तो खरपतवार हुआ क्या हो जाएगा बेटा, वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद बड़ा अंतराशस्त्र। अंतराशस्त्र का मतलब ये होता है कि जिन फसलों के अंदर कतार से कतार की दूरी अधिक होती है तो स्वाभाविक सी बात है उनमें खरपतवार वृद्धि करेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे कि उन कतारों के बीच में कम समय में और तेजी से वृद्धि करने वाली फसलों की क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, ताकि खरपतवारों क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अरे स्पेस ही नहीं मिलेगा तो खरपतवार कहाँ से होगा। लास्ट पॉइंट पढ़ा अपन ने मृदा की पूर्णता। अब मृदा की पूर्णता में यह सर्वविदित है कि अपन फसल की बुआई करेंगे तो तेजी से खरपतवार वृद्धि करेगा, फसल भी वृद्धि करेगी। लेकिन खरपतवार को अपन क्या कर देंगे, ऊपर नष्ट कर देंगे। अब खरपतवार को नष्ट करने से क्या होगी कि मृदा की गुणवत्ता तो अच्छी है तो हमारी फसल क्या हो जाएगी, तेजी से वृद्धि कर जाएगी। और जो बाद में उगने वाले खरपतवार क्या होते हैं वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे बेटा भौतिक एवं यांत्रिक नियंत्रण। ये तो पढ़ लिया हमने 19 संस्कृतियों के आधार पे खरपतवारों का नियंत्रण। दूसरा पॉइंट डालें, दूसरा खरपतवारों का भौतिक एवं यांत्रिक नियंत्रण। नाम से विदित हो रहा है, भौतिक का मतलब होता है फिजिकली, यांत्रिक का मतलब होता है यंत्र। यानी कहने का मतलब जो हमारे खरपतवार होंगे उनको फिजिकल तौर से, कहने का मतलब जैसे ये हमारा खरपतवार का पौधा है तो इसको अपन क्या करेंगे, फिजिकल रूप से नहीं हमारे हाथ से क्या करेंगे, टच करेंगे। कहने का मतलब हाथ से पकड़ के क्या करना है, बाहर निकालना है। और दूसरा काम यांत्रिक, और किसका प्रयोग करना है बेटा, यंत्रों का प्रयोग करना है इसमें। इसलिए बड़ा खरपतवारों का भौतिक एवं यांत्रिक यंत्र। कहने का मतलब उन्हें हाथों के द्वारा फिजिकल टच करेंगे, यंत्रों का उपयोग करेंगे और उनमें बाहर निकाल लेंगे। उस नियंत्रण को क्या कहते हैं बेटा, भौतिक एवं यांत्रिक नियंत्रण। क्या कहेंगे उसको, भौतिक एवं यांत्रिक नियंत्रण। अब सबसे पहला पॉइंट होगा हाथ से उखाड़ना। हाथ से उखाड़ना, हाथ से उखाड़ना। अब हाथ से उखाड़ना इस मेथड का प्रयोग हम उन क्षेत्रों में करते हैं, छोटे क्षेत्रों में करते हैं। कहाँ करते हैं बेटा, छोटे क्षेत्रों में करते हैं। खरपतवारों को किसके द्वारा, हाथों के द्वारा उखाड़ कर लिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा, नष्ट कर दिया जाता है। देखो इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग छोटे क्षेत्रों में, इस विधि का प्रयोग छोटे क्षेत्रों में जैसे नर्सरी,
किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कौन से क्षेत्रफल करते हैं? जहाँ छोटा क्षेत्रफल होता है जैसे नर्सरी, उसके अंदर किया जाता है। और कम क्षेत्र के खरपतवारों को नष्ट करने की और कम क्षेत्रों की खरपतवारों को नष्ट करने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, हाथ से उखाड़ना। यानी इस विधि का प्रयोग किसमें करते हैं? छोटे क्षेत्रफल में करते हैं, जैसे नर्सरी वाले क्षेत्र में। अरे ये तो है नहीं क्या नाम से, पर कोई 4 बीघा 10 बीघा की फसल में खरपतवार होगा, नहीं हाथ से उखाड़ कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए इस मेथड का प्रयोग कौन से क्षेत्रों में किया जाता है बेटा? छोटे क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। और छोटे क्षेत्रों में खरपतवारों को नष्ट करने की सबसे अच्छी विधि है। कौन सी विधि है? हाथ से उखाड़ना। दूसरी करेंगे निराई करना। दूसरी विधि पड़ेगी निराई करना। अब इस मेथड में क्या करते हैं बेटा? सीधी सी बात है, इस विधि में खुरपी की सहायता से निराई करके खरपतवारों को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, उनका नियंत्रण किया जाता है। और इस मेथड का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है? गृह वाटिका के अंदर किया जाता है। अब गृह वाटिका मैंने 11वीं क्लास में पढ़ाया था। गृह वाटिका क्या होती है बेटा? जो घर के आसपास जो खाली पड़ी भूमि होती है, उसमें अपन या तो कोई सब्जी वगैरह उगा दे या और कुछ उगा दे, तो उसको क्या कहते हैं? गृह वाटिका। घर के आसपास खाली पड़ी भूमि का पूर्ण सदुपयोग करना ही क्या कहलाता है बेटा? गृह वाटिका कहलाता है। क्या कहलाता है? गृह वाटिका। देखो इस विधि में खुरपी की सहायता से खुरपी की सहायता से निराई करके खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। इस विधि का प्रयोग गृह वाटिका में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है, गृह वाटिका के अंदर किया जाता है। तीसरा पॉइंट पड़ेगा गुड़ाई करना। लिखो बेटा, इस विधि में फावड़ा, हैंडो, गैंती, फावड़ा, हैंडो, गैंती, हैरो या कल्टीवेटर, हैरो या कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है।
का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में एक वर्षीय खरपतवारों को पूर्णतया नष्ट कर दिया जाता है। तो पूर्णतया नष्ट कर दिया जाता है। यानी इस विधि में क्या करेंगे, फावड़ा है, एंडोरा है, गेंदी है, या कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में एक वर्षीय खरपतवारों को क्या कर देते हैं, पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे पानी भरना। क्या करेंगे, पानी भरना। देखो इस विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है, जहां पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता होती है। यानी कहाँ किया जाता है, उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पानी क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इस विधि का प्रयोग ऊपर लिखता हूँ, इस विधि का प्रयोग बंजर भूमियों के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है। ठीक है, यानी पानी भरना इस विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, जिन क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, और इस विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है, उन भूमियों के अंदर किया जाता है जहाँ बंजर भूमियाँ होती हैं। उन क्षेत्रों की खरपतवारों को नष्ट करने में इस विधि का क्या किया जाता है, बेटा प्रयोग किया जाता है। अगला पढ़ेंगे 5वां पॉइंट, मल्चिंग। मल्चिंग होती है, जो हमारी भूमि की सतह होती है, भूमि की जो फर्श होती है भूमि, उस पर क्या करते हैं कि कहने का मतलब एक तो नमी के ह्रास को रोकने के लिए और एक खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए क्या करते हैं, उस पर पेड़ पौधों, घास फूस की पत्तियां, पॉलीथीन की शीट आदि क्या कर दी जाती है, बिछा दी जाती है। कहने का मतलब मृदा की सतह को ढक दिया जाता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, मल्चिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। यदि डेफिनेशन आती है 1 नंबर में, तो आप कैसे लिखना है कि इस विधि में मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए तथा खरपतवारों के नियंत्रण के लिए मृदा की सतह को घास फूस, पौधे की पत्तियां आदि के द्वारा ढक दिया जाता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, मल्चिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्चिंग। इसमें मल्चिंग का उद्देश्य यह है कि, यदि मल्चिंग का उद्देश्य
यह है कि मल्चिंग का उद्देश्य भूमि को इस प्रकार ढकना है कि इस प्रकार ढकना है कि इस प्रकार ढक देना है कि इस प्रकार से कहने का मतलब ढक देना है कि प्रकाश एवं वायु पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाएंगे। पूर्ण रूप से क्या हो जाए? अवरुद्ध हो जाते हैं। प्रकाश पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब जब प्रकाश और वायु नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है खरपतवार वहां पे नहीं पनपेगा। खरपतवारों का क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। खरपतवार में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अभाव में खरपतवार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अभाव में भोजन नहीं बना पाते हैं। भोजन नहीं बना पाते हैं और अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये हो गई मल्चिंग। मल्चिंग में आया कुछ समझ बेटा? यदि आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आपको ये लिखना है कि मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए, मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए जो मृदा की जो सतह होती है उनको घास फूस आदि वगैरह से ढक दिया जाता है। इसके लिए वो मल्चिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? मल्चिंग का क्या उद्देश्य होता है? मृदा मल्चिंग का उद्देश्य तो ये होता है कि मृदा को पूर्ण रूप से ढक देना। अब मृदा को यदि अपन पूर्ण रूप से ढक देंगे तो जो वहाँ के खरपतवार है किसी क्रिया नहीं करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अभाव में क्या होंगे? भोजन नहीं बना पाएंगे। भोजन नहीं बना पाएंगे तो खरपतवार क्या हो जाएंगे बेटा? अपने आप कमजोर होंगे या अपने आप क्या हो जाएंगे? वो नष्ट हो जाएंगे। ये पॉइंट हो गया पांचवा किसका? खरपतवार की भौतिक एवं यांत्रिक नियंत्रण। 3-4 और पॉइंट बचे जैसे मृदा सोलीकरण है, जलाना है, छटाई करना है। इन सभी के बारे में अपन बेटा कल की वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।